नमस्कार साथियों, मैं जैसन एमजी क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। चलिए, आज हम देखने वाले हैं भारत भूगोल के संदर्भ में आपके भारत का अगला राज्य जो है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु को आज हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं और यहाँ से बनने वाले प्रत्येक आपके एग्जाम लेवल के जो क्वेश्चन थे वो सारे के सारे हम इसमें देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आज का पॉइंट है, आज का सेशन जो है आपका कौन सा, तमिलनाडु। तमिलनाडु के बारे में जब हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहले हम इसके गठन के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, तमिलनाडु आपका भारत का वो राज्य है जिससे आपकी भारत की मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु क्या होता है, हमें प्राप्त होता है, या फिर बोल सकते हैं कि दक्षिण बिंदु हमें क्या होता है, इससे मिलता है। यानी कन्याकुमारी आपके कहाँ पड़ेगा, तो तमिलनाडु में ही पड़ जाएगा। चलिए हम बात करेंगे कि इसका गठन कैसे होगा, मतलब कि दक्षिण भारत का जो आपका राज्य तमिलनाडु है, इसका गठन किस प्रकार किया गया था, कैसे इसका गठन होता है। चलिए गठन की यदि हम बात करें तो देखेंगे, गठन में आप सबसे पहले देखोगे कि इसकी गठन कब हुआ था, तो 1 नवंबर 1956 सन 1956 को तमिलनाडु राज्य का गठन कर दिया गया एक पृथक राज्य के रूप में, मतलब एक अलग ही राज्य बना दिया गया। कौन, तमिलनाडु। तमिलनाडु की बात यदि हम बात करें कि इसकी राजधानी कैसे बनाई गया, जब यह राज्य तो बन गया, फिर इसकी राजधानी बनाने की जब बारी आई तो क्या बनाएगी, इसको चेन्नई को यहाँ राजधानी बनाया गया। अब एक चीज समझना, चेन्नई का आपका प्राचीन नाम कभी कभी पूछ लिया जाता है। प्राचीन नाम से भी इससे क्वेश्चन बनता है कि पूछा जाता है कि बताइए चेन्नई का प्राचीन नाम क्या हुआ करता था, तो क्या हुआ करता था, मद्रास हुआ करता था। क्या हुआ करता था, मद्रास। मतलब यदि हम बात करें कि यह जो चेन्नई शहर है, इसका प्राचीन नाम मद्रास हुआ करता था। और साथ में एक बात और कि मद्रास आपका अंग्रेजों के समय बड़ा फेमस था। किस लिए? यहाँ पर आपकी अंग्रेजों की एक प्रेसिडेंसी हुआ करती थी जिसे मद्रास प्रेसिडेंसी कहा जाता था। इसके माध्यम से अंग्रेज जो हुआ करते थे वो दक्षिण भारत के प्रत्येक हिस्से पर क्या किया करते थे, कंट्रोल किया करते थे। तो वो भी आपका क्या था, मद्रास हुआ करता था। चलिए हम आगे बात करते हैं इसके यहाँ की वर्तमान मुख्यमंत्री के बारे में। देखो तमिलनाडु की हमने राजधानी देखी चेन्नई है, और राजधानी के बाद यदि हम बात करें कि यहाँ की वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो मुख्यमंत्री में यदि हम देखेंगे तो कौन है, एम.के. स्टालिन। कौन है, एम.के. स्टालिन। देखिए एम.के. स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री। और जब हम राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल कौन है यहाँ के, तो आर.एन. रवि। कौन है, आर.एन. रवि यहाँ के वर्तमान राज्यपाल। चलिए ये तो हो गया इसका क्या, राजनीतिक पहलू। अब इसका कुछ भौगोलिक दृष्टि से हम बात करें कि इसमें जिलों की संख्या कितनी है। मतलब तमिलनाडु राज्य जो आपका इतना बड़ा राज्य है, इसमें कुल मिलाकर कितने जिले हैं, जिलों की संख्या कितनी है, तो जिले कितने आते हैं यहाँ पर, 38 जिले। कितने जिले, 38 जिले यहाँ पर वर्तमान में मिल जाएंगे देखने को। चलिए हम बात करते हैं 38 जिलों में विधानसभा सीटें कितनी है, तो विधानसभा सीटें कितनी है यहाँ पर, तो 234। कितने, 234 यहाँ पर विधानसभा सीटें वर्तमान में, 234 विधानसभा सीटें। चलिए अब और आगे बात करेंगे जनघनत्व की। यदि हम जनघनत्व की यदि बात करते तो कितने यहाँ पर आपके 550 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। मतलब कि तमिलनाडु राज्य में यदि हम डेंसिटी की बात करते हैं, घनत्व की बात करते हैं, जनघनत्व की बात करते हैं, तो कितने, 545। कितने आपके, 550 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के यहाँ से निवास करते हैं। मतलब एक वर्ग किलोमीटर एरिया में कितने व्यक्ति रहेंगे भाई आपके, तो 550 व्यक्ति निवास करेंगे। चलिए हम बात करेंगे यहाँ के लिंगानुपात की। लिंगानुपात की यदि हम बात करें तो 96 महिलाओं, यानी कि देखिए 1000 पुरुषों पर 996 महिलाएं यहाँ पर। कितनी है, 996 महिला, 1000 पुरुषों पर 996 महिला। चलिए हम बात करें साक्षरता दर की, तो यहाँ पर 83%। कितनी आपकी, 83% यहाँ की साक्षरता दर है। चलिए और हम बात करेंगे यहाँ के उच्च न्यायालय के बारे में कि यहाँ पर उच्च न्यायालय क्या है, तो मद्रास उच्च न्यायालय। मद्रास यानी कि आपके चेन्नई का है प्राचीन नाम, चेन्नई की ही जगह पर या चेन्नई में ही आपका क्या है, तो तमिलनाडु का उच्च न्यायालय स्थापित किया गया, जिसे मद्रास उच्च न्यायालय के नाम से भी जाना जाता है। चलिए और हम बात करते हैं अब यहाँ के राजकीय चिन्हों के बारे में। यहाँ के प्रमुख राजकीय प्रतीक चिन्ह के बारे में भी हम चर्चा कर रहे थे। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ के राजकीय पशु के बारे में। जब हम यहाँ के राजकीय पशु के बारे में चर्चा करेंगे तो सबसे पहले आप देखोगे क्या यहाँ का नीलगिरी तहर। अच्छा, नीलगिरी तहर होता क्या, नीलगिरी तहर दरअसल आपका ये तमिलनाडु की नीलगिरी पर्वत पर या नीलगिरी पहाड़ियों पर पाया जाने वाला यह एक बकरी और हिरण की मिक्स प्रजाति होती है। मतलब देखने में हमें बकरी जैसा लगता है लेकिन प्रजाति किसकी होती है, हिरण की होती है। तो ये आपका क्या है, नीलगिरी तहर है, जो आपका कहाँ पाया जाता है, तहर है जो कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है आपका कहाँ पर, तो आपका तमिलनाडु की नीलगिरी पर्वत पर। और यह तमिलनाडु का क्या है, तो नीलगिरी हो क्या बोलते हैं इसको, राजकीय पशु भी नियुक्त किया गया, राजकीय पशु। चलिए हम बात करते हैं पक्षी के बारे में कि यहाँ का राजकीय पक्षी क्या है, तो क्या है आपका पन्ना कबूतर।
अब भाई पन्ना कबूतर क्या होता है? तो पन्ना दरअसल क्या है आपका, पन्ना मध्य प्रदेश का एक जिले का नाम है, पन्ना जिला। वहां से क्या होता है, कुछ कबूतर है जो प्रवासी कबूतर के रूप में जाने जाते हैं और ये क्या करते हैं, आर्द्र समजल जलवायु वाले क्षेत्र में प्रवास करते हैं, मतलब ये लगभग नमी वाले क्षेत्र में रहते हैं। तो तमिलनाडु की नीलगिरी पर्वत पर या नीलगिरी पहाड़ियों पर आर्द्रता पाई जाती है और यहीं पर क्या करते हैं, प्रवास करते हैं, प्रवास करके पहुंच जाते हैं आपके। इसीलिए कहाँ के, तमिलनाडु के राजकीय पक्षी के रूप में हम किन्हें जानते हैं, तो पन्ना कबूतर को जानते हैं। या राजकीय पक्षी क्या है, तो पन्ना कबूतर। हम बात करेंगे राजकीय पुष्प के बारे में, तो क्या है यहाँ का, ग्लोरोसा लिली, क्या है, ग्लोरोसा लिली यहाँ का राजकीय पुष्प यहाँ का नियुक्त किया गया है। अब बात करेंगे वृक्ष के बारे में, तो देखिए वृक्ष क्या है यहाँ का, तो नारियल का छोटा भाई, खजूर का वृक्ष, ठीक है। यहाँ का कहाँ का, यहाँ का यानी कि तमिलनाडु का राजकीय वृक्ष की यदि हम बात करते हैं तो क्या मिल जाएगा आपको, खजूर का वृक्ष है। खजूर के पेड़ को यहाँ का राजकीय वृक्ष बनाया गया है, राजकीय वृक्ष नियुक्त किया गया। चलिए हम बात करें फल के बारे में, तो फल क्या है, कटहल। देखिए कटहल हमने दो जगह का फल देख लिया, अच्छा कहाँ का, तो इससे पहले हमने देखा था कौन सा, तो केरल। तो केरल का भी हमने क्या देखा था, राजकीय फल क्या था, कटहल। हमने बात की कहाँ की, तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में क्या है, कटहल। कई लोगों को तो ये संदेह होगा कि कटहल फल भी है, हाँ भाई एक फल के रूप में, दरअसल हम अलग इस तरह से उसका प्रयोग करते हैं, सब्जी बनाने में करते हैं, लेकिन क्या है आपका फल के रूप में जाना जाता है। हम बात करेंगे यहाँ के नृत्य के बारे में, तो नृत्य क्या है यहाँ का, भरतनाट्यम। क्या है, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम तमिलनाडु का प्रमुख क्या है, क्लासिकल डांस है, यहाँ का शास्त्रीय नृत्य और यहाँ का राजकीय नृत्य भी नियुक्त किया गया है, कौन सा, भरतनाट्यम। चलिए हम भाषा की यदि हम बात करें तो क्या है कि तमिल भाषा है, कौन सी भाषा है, तमिल भाषा। हम बात करें यहाँ के गीत के बारे में, तो देखिए भाषा तमिल और यहाँ का जो गीत है, राजकीय गीत, इसमें तमिल देवी का आह्वान किया जाता है। क्या किया जाता है, तमिल देवी का आह्वान, मतलब तमिल देवी को बुलाया जाता है, उनका क्या किया जाता है, स्वागत किया जाता है, आह्वान किया जाता है। और ये गीत क्या है यहाँ का, तो तमिलनाडु का राजकीय गीत के रूप में जाना जाता है। चलिए हम बात करेंगे यहाँ की कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, जो आपका एक पॉइंट रहता है यहाँ पर, सबसे ऊंची चोटी का। यदि हम सबसे ऊंची चोटी यानी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर बोल सकते हैं, तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो डोडा बेटा। कौन सी है, डोडा बेटा यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। इसी को दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी डिक्लेयर किया गया है, कौन सी, डोडा बेटा। डोडा बेटा दरअसल आपकी नीलगिरी पर्वत जो माला है उसी का क्या है, आपका एक हिस्सा है। नीलगिरी पर्वतमाला पर आपकी एक पर्वतमाला है, पर्वत है जिसका नाम है क्या, अन्नामलाई। क्या है, अन्नामलाई पर्वत है यहाँ पर। अन्नामलाई पर्वत भी आपको कौन सी चोटी देखने को मिल जाएगी, वो मिल जाएगी कौन सी, डोडा बेटा। कौन सी, डोडा बेटा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ का हमने राजकीय चिन्ह देख लिए, यहाँ के हमने गठन देख लिया। अब देखिए यहाँ के कुछ हम जनजातियों पर फैक्ट डालते हैं, जनजातियों पर दृष्टि डालते हैं। यहाँ का कुछ सामाजिक जीवन हम इस तरह याद चेक करने वाले हैं, सामाजिक जीवन को देखने वाले हैं। जैसे यहाँ की जनजातियों को देखेंगे। सबसे पहले जनजातियों में यदि हम चर्चा कर दें कि बताइए भाई तमिलनाडु की प्रमुख जनजातियां कौन सी हैं, तो देखिए टोड़ा, इरूला, कंडाल, कुरुमार और कोटा। ये प्रमुख जनजातियां तमिलनाडु की प्रमुख जनजातियों के रूप में जानी जाती है। देखो आपकी दरअसल जो डोडा बेटा पर्वतमाला है, डोडा बेटा चोटी है, वहीं पर पाई जाती है आपकी कौन सी, तो टोड़ा जनजाति। और यहाँ की ये मुख्य जनजाति है, कहाँ की, तमिलनाडु की। तमिलनाडु की यदि मुख्य जनजाति की यदि हम बात करते हैं तो कौन सी आपकी, टोड़ा। कौन सी आपकी, टोड़ा जनजाति आपकी। डोडा बेटा किस पर, चोटी पर पाई जाती है, कौन सी जनजाति, तो टोड़ा जनजाति। चलिए हम बात करते हैं, कंफ्यूज हो रहे होंगे है ना, डोडा, ठीक है। तो डोडा जो आपकी, डोडा बेटा जो आपकी क्या है, चोटी है पर्वतमाला की, और हम बात करें टोड़ा तो क्या है, जनजाति जो उस पर पाई जाती है। चलो आगे देखते हैं, हम यहाँ के प्रमुख मंदिरों के बारे में चर्चा करते हैं। तमिलनाडु के प्रमुख मंदिरों के बारे में यदि हम चर्चा करें तो सबसे पहले देखेंगे बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर दरअसल आपका यह देखिए, बृहदेश्वर मंदिर आपके राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाया गया था। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध शिव मंदिर है आपका। कौन सा मंदिर है, भगवान शिव जी से संबंधित मंदिर आपका कौन सा, बृहदेश्वर मंदिर। ठीक है। दूसरी बात करें हम सौर मंदिर की, तो सौर मंदिर आपका यहाँ का और भी फेमस मंदिर हो जाता है। क्यों हो जाता है, सौर मंदिर की खासियत देखिए आप यहाँ पर, इसकी देखिए क्वालिटी, देखिए क्वालिटी की यदि हम बात करें तो यह सौर मंदिर पूरा का पूरा समुद्र तट पर बसाया हुआ है, समुद्र तट के किनारे पर बना हुआ मंदिर है। लेकिन इसकी खासियत देखिए कि जैसे ही हम इस मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे इसमें हमें कुछ भी नहीं सुनाई देता है। मतलब बाहर का समुद्र का इतना भयंकर जितना भी शोर होता है, लहरों का शोर होता है, कुछ भी हमें सुनाई नहीं देता। लेकिन इसका नाम क्या रखा गया, सौर मंदिर। देखिए नाम के विपरीत काम हो रहा है कि नहीं। तो सौर मंदिर भी कहां पर आपको देखने को मिल जाएगा, या तमिलनाडु में देखने को मिल जाएगा।
हम बात करेंगे मीनाक्षी मंदिर। कौन सा मंदिर? मीनाक्षी मंदिर। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में पड़ता है आपका, जो तमिलनाडु का ही एक शहर है मदुरई, वहां पड़ता है। और यह माता पार्वती से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो माता पार्वती से, क्या है? पार्वती माता जी से क्या है? संबंध रखता है। हम बात करते हैं कि मीनाक्षी मंदिर के बारे में एक फैक्ट और है। भारत का सबसे बड़ा मंदिर गलियारा, मंदिर गलियारा का मतलब होता है कि इसका जो प्रांगण है, बीच वाला जो आंगन है, वो सबसे बड़ा है। भारत में जितने भी मंदिर हैं उन सब मंदिरों में जो सबसे बड़ा आंगन किसी मंदिर का है तो वो मीनाक्षी मंदिर का है, जो कहाँ पाया जाता है, कहाँ आपको देखने को मिलेगा? जो तमिलनाडु के मदुरई में मिल जाएगा, मदुरई शहर में देखने को मिल जाएगा। हम बात करेंगे रंगनाथ मंदिर की, हम बात करेंगे बराह गुफा मंदिर की। यह भगवान विष्णु जी से संबंधित है, जो भगवान विष्णु के बराह अवतार को भी क्या करता है? प्रदर्शित करता है। तो ये प्रमुख मंदिर तमिलनाडु के हो जाते हैं: बृहदेश्वर मंदिर, सोर मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, रंगनाथ मंदिर और बराह गुफा मंदिर। ये प्रमुख मंदिर आपके कहाँ के? तो तमिलनाडु के देखने को मिल जाएंगे। अब इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ के प्रमुख त्योहारों के बारे में। जब हम यहाँ के प्रमुख त्योहारों के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले यहाँ का पोंगल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पोंगल दरअसल हमारे उत्तर भारत की बात करें तो यह आपका किस रूप में मनाया जाता है? यह आपका मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। वही मकर संक्रांति का त्योहार दक्षिण भारत में पोंगल के रूप में मनाया जाता है। तो आपका पोंगल यहाँ का प्रमुख त्योहार होता है। जलीकट्टू, जलीकट्टू क्या है दोस्तों? तो जलीकट्टू वह त्योहार है जिसमें क्या किया जाता है? इसमें बैल को कंट्रोल किया जाता है, या बैल जो होता है, सांड जो होता है, उसको क्या किया जाता है? पकड़ा जाता है। ग्रुप बनाकर आपके क्या किया जाता है? उनको पूरी की तरह ग्रुप में क्या होते हैं? उसको पकड़ते हैं, उसको कंट्रोल करने का काम किया जाता है। इससे जलीकट्टू या दक्षिण भारत का सबसे प्रमुख त्योहार माना जाता है। तमिलनाडु का सबसे फेमस त्योहार कौन सा? जलीकट्टू। बैल को कंट्रोल करना, सांड को पकड़कर कंट्रोल करना। कई लोगों को क्या हो गया इसमें? देखिए कई लोगों द्वारा इसमें कई सारे चोट भी लग जाती है, बहुत सारे क्या हो जाते हैं? अपंग हो जाते हैं, कई सारे लोगों की तो मौत भी हो जाती है। इसमें क्या होता है? जब उसे कंट्रोल किया जाता है बैल को, तो उसके पैर वगैरह मार देने की वजह से क्या होता है? इसमें काफी नुकसान होता है। लेकिन त्योहार है, मान्यता है, धर्म के अनुसार कोई व्यक्ति एक दूसरे को नहीं छेड़ सकता। और इसी आधार पर यहाँ पर जो आपका जलीकट्टू त्योहार है बड़ी भव्यता से यहाँ पर मनाया जाता है। चलिए हम बात करेंगे यहाँ के विनायक चतुर्थी मंदिर के बारे में, विनायक चतुर्थी त्योहार के बारे में। दरअसल ये आपका महाराष्ट्र से कौन से? तो गणेश चतुर्थी से मिलता जुलता पूरा का पूरा त्योहार है, और ये आपके दक्षिण भारत के, आपके तमिलनाडु में भी बहुत अच्छे से मनाया जाता है। हम बात करेंगे नाट्यांजलि का। नाट्यांजलि भी यहाँ का एक जनजातीय त्योहार है, जो यहाँ के लोग यानी कि लोकल व्यक्तियों द्वारा, यहाँ के जो प्रमुख जनजातीय लोग होते हैं उनके द्वारा बड़ी भव्यता से मनाया जाता है। तो आपके कौन से? आपका पोंगल, जलीकट्टू, विनायक चतुर्थी और नाट्यांजलि, ये प्रमुख त्योहार हो जाते हैं जो यहाँ पर बड़े ही भव्यता से मनाए जाते हैं। चलिए हम आपकी बात करते हैं इसके प्रमुख लोकगीतों के बारे में, या लोकगीत। तमिलनाडु के प्रमुख लोकगीत कौन कौन से? जब लोकगीत की यदि हम बात करें तो सबसे पहले आप देखोगे कुम्मी लोकगीत को। कुम्मी हमने एक जगह का और देखा, कहाँ का देखा? तो हमने जब केरला पढ़ा था, क्या पढ़ा था? केरल पढ़ा था, तो उसमें भी हमने आपको बताया था कि कुम्मी लोकगीत, और यहाँ का भी क्या है? कुम्मी लोकगीत हो जाता है। चलिए कुम्मी के बाद हम बात करेंगे तो कौन सा आपका? देखिए पहला हो गया कुम्मी, आपका कावड़ी अट्टम। कौन सा है? कावड़ी अट्टम। हम बात करेंगे ओयिलट्टम और सिलवट्टम। अच्छा अच्छे नाम मिल गए है ना? कौन कौन सा आपका? देखिए कुम्मी तो अपन ने देखिए कावड़ी अट्टम, ओयिलट्टम और सिलवट्टम, यह प्रमुख यहाँ के लोकगीत हो जाते हैं। देखिए दक्षिण भारत में ऐसे ही नाम देखने को मिलेंगे, ऐसी भाषा शैली का हमें प्रयोग करना होगा, ऐसी भाषा शैली देखने को मिल जाएगी। तो ये यहाँ के क्या है? प्रमुख त्योहार लोकगीत हो जाते हैं। कुम्मी, कावड़ी अट्टम, ओयिलट्टम और सिलवट्टम, ये प्रमुख लोकगीत जो तमिलनाडु में फेमस है। अब चलिए हम बात करते हैं लोक नृत्यों के बारे में। यहाँ के कुछ डांस भी देख लेते हैं अपन कि यहाँ पर कौन कौन से डांस फेमस है, कौन कौन से यहाँ पर नृत्य फेमस है। तो सबसे पहले यक्षगान। यक्षगान यह देवताओं से संबंधित होता है। ये हमने जब आपको कर्नाटका पढ़ाए थे तो उसमें अपन ने देख लिया था, कर्नाटक में हमने देखा था कि यक्षगान वहाँ का प्रसिद्ध नृत्य हो जाता है। हम बात करेंगे भरतनाट्यम के बारे में। तो भरतनाट्यम यहाँ का क्या है? प्रसिद्ध राजकीय लोक नृत्य भी घोषित किया गया है। कौन सा? तो भरतनाट्यम। देखिए हम यहाँ पढ़ भी चुके हैं। हम बात करेंगे कथकली, हम बात करेंगे देवदत्तम और कोलाट्टम। कौन सा आपका? कोलाकट्टम। ये प्रमुख त्योहार आपके प्रमुख लोक नृत्य आपके तमिलनाडु के हो जाते हैं, जो यहाँ पर बहुतायत मात्रा में और बहुत ही भव्यता से यहाँ पर किए जाते हैं। चलिए हम यहाँ की बात करेंगे नदियों के बारे में। नदियों के बारे में जैसे हम चर्चा करेंगे तो हम देखेंगे सबसे पहले कावेरी नदी। कावेरी नदी यहाँ की सबसे प्राचीन नदी है और इसे यहाँ की यानी कि तमिलनाडु की बूढ़ी गंगा के रूप में भी जाना जाता है।
किस रूप में जाना जाता है? बूढ़ी गंगा। यदि क्वेश्चन बन जाए कि बताइए दक्षिण भारत की बूढ़ी गंगा किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, सॉरी, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? कावेरी नदी को। लेकिन हम बात करते हैं कि दक्षिण भारत की बूढ़ी गंगा किसे कहते हैं, तो कौन सी नदी हो जाती है आपकी? गोदावरी नदी। कौन सी नदी हो जाती है? गोदावरी नदी। चलिए हम बात करेंगे और नदियों के बारे में, तो अमरावती नदी, कौन सी नदी? अमरावती, अर्जुना नदी, कौशिका नदी और कुंद्रा नदी, ये नदियां यहाँ की कहाँ की? दक्षिण भारत में तमिलनाडु में बहने वाली प्रमुख नदियां हो जाती हैं। कौन कौन सी हैं आपकी? तो कावेरी, अमरावती, अर्जुना, कौशिका और कुंद्रा। अब देखिए एक चीज और समझना, जो आपका तमिलनाडु है यह पूर्णतः आपका कहां से? तो आपका बीच वाला यानी कि आपका समुद्र तट से लगने वाला क्षेत्र है, समुद्र तट पर बसा हुआ है, समुद्र तट पर टच करने वाला क्या है? आपका राज्य। तो इसका समुद्री तट भी होगा, यहाँ पर बीच भी होंगे। तो यहाँ का सबसे प्रसिद्ध बीच के बारे में चर्चा कर लेते हैं। कौन सा है आपका? मरीन बीच। कौन सा है? ये बहुत ही मोस्ट हो जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है, पूछा गया कि बताइए मरीन बीच भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कौन सा आपका? तमिलनाडु। क्वेश्चन आपका जो आया हुआ क्वेश्चन है वो ये है कि बताइए भारत का सबसे लंबा बीच कौन सा है? तो वो भी कौन सा है आपका? मरीन बीच। कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बीच कौन है आपका? तो मरीन बीच, जो कहां पाया जाता है आपका? तमिलनाडु में मिलेगा। कहां देखने को मिलेगा? तमिलनाडु में देखने को मिल जाता है, और ये भारत का सबसे लंबा बीच है आपका। चलिए तो ये हमने क्या देख लिया? बीच देख लिया। अब हम बात करेंगे यहाँ के प्रमुख बांधों के बारे में। यहाँ पर कुछ प्रमुख बांध कौन कौन से हैं? तो नागार्जुन सागर बांध। कौन सा है? नागार्जुन सागर बांध, मैटूर बांध, मालम बुझा बांध और तुंगभद्रा बांध, ये प्रमुख 4 बांध कहाँ के? तो यहाँ के प्रमुख हो जाते हैं। कौन सा? नागार्जुन सागर, मैटूर, मालम बुझा और तुंगभद्रा बांध, ये प्रमुख 4 बांध भी क्या हो जाते हैं? यहाँ के मोस्ट हो जाते हैं। बांधों से कभी यहाँ से क्वेश्चन नहीं बना है। क्वेश्चन एक बार आया था आपका किससे? नागार्जुन सागर से। नागार्जुन सागर आपके 2 राज्यों में देखने को मिलेगा। एक तो आपका कहाँ मिल जाएगा? तमिलनाडु में, और आगे आप पढ़ोगे कौन सा? आंध्र प्रदेश, तो उसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए हम बात करेंगे अब इसके यहाँ के कुछ अन्य झीलों के बारे में, यहाँ की झीलों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। झीलों में आप देखोगे पुलिकट झील। कौन सी झील है? पुलिकट झील। पुलिकट झील आपकी एक प्रकार से लैगून झील है। कौन सी झील है? लैगून झील। हम बात करें कि बताइए भारत की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो वो कौन सी आती है आपकी? वो आती है आपकी पुलिकट झील। या भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील। ठीक है, तो भारत की सबसे पहली यानी कि सबसे बड़ी झील कौन सी है? लैगून झील। वो तो कौन सी हो जाती है आपकी? चिल्का झील, जो कहां पड़ती है? ओडिशा में पड़ेगी। उड़ीसा की चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। लेकिन हम बात करें भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील कौन सी है? तो वो कौन सी हो जाती है आपकी? पुलिकट झील। और पुलिकट झील हमें देखने को कहां को मिलेगी? तो आपको इस वाले एरिया में, इधर वाले एरिया में आपको देखने को मिलेगी पुलिकट झील। कौन सी मिल जाती है? पुलिकट झील देखने को मिल जाती है। चलिए हम बात करते हैं पुलिकट के बाद बात करेंगे तो कौन सी? बलनकुलम। कौन सी आपकी? बलनकुलम झील। तीसरी हम बात करेंगे तो कली वैली। कौन सी? कली वैली। देखो ये प्रमुख 3 झील है कहाँ की? तो आपकी तमिलनाडु की फेमस हो जाती है, प्रमुख हो जाती है। देखो क्योंकि यह पूरा के पूरा हमने बताया भी क्या बात की कि पूरा का पूरा कहा किससे लगा हुआ है? समुद्र तट से। और समुद्र तट से क्या होता है आपकी हमेशा से लैगून झील बनती रहती है। तो इन प्रमुख 3 झीलें यहाँ की एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट हो जाती है। सबसे पहले पुलिकट झील, दूसरी आपकी कौन सी? बलनकुलम, तीसरी कौन सी आपकी? तो कली वैली में। ये प्रमुख 3 झीलें हो जाती है। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ के कुछ ऐसे तथ्यों के बारे में, ऐसी जगहों के बारे में जहां से क्वेश्चन बनते हैं। कुछ शहरों को, कुछ स्थलों को देख लेते हैं, कुछ पर्यटक स्थलों को देख लेते हैं, उनसे भी आपके क्वेश्चन हमेशा बनते रहते हैं। तो यदि हम सबसे पहले पर्यटक स्थलों के बारे में यदि हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहले आप देखोगे क्या? देखिए यहाँ के प्रमुख पर्यटक स्थल, तो सबसे पहले आप देखोगे चेन्नई के बारे में। चेन्नई के बारे में हम देखेंगे कि चेन्नई आपका प्राचीन काल से भी क्या रहा है? बहुत ज्यादा फेमस रहा है। मध्य काल से भी क्या रहा? फेमस रहा है। आधुनिक काल में तो यह इतना फेमस था कि दक्षिण भारत का सबसे प्रमुख बिंदु बन चुका था, केंद्र बिंदु था। क्या? चेन्नई। चेन्नई को देखो सबसे पहले तो यही देखेंगे कि चेन्नई यहाँ का भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह भी है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन सा है? तो कौन सा है आपका? चेन्नई बंदरगाह। हम बात करेंगे यहीं पर, कहां पर? चेन्नई में MRF यानी मद्रास रबर फैक्ट्री, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो मद्रास रबर फैक्ट्री।
मद्रास रबर फैक्ट्री यानी एमआरएफ एवं अशोक लीलैंड कंपनी का कारखाना कहां मिलेगा आपको देखने के लिए? चेन्नई में। देखिए इसमें अपने 3 प्रमुख क्वेश्चन बन जाते हैं। पहला कौन सा? तो सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन सा? चेन्नई। एमआरएफ कंपनी का और अशोक लीलैंड कंपनी का कारखाना भी कहां पर आपको देखने को मिलेगा? चेन्नई में देखने को मिल जाएगा। तीसरा क्वेश्चन और अगर पूछ लिया जाए कि बताइए तमिलनाडु की राजधानी क्या है, तो क्या है? वो भी आपकी चेन्नई। इसका एक नाम और पूछ लिया कि बताइए चेन्नई का प्राचीन नाम क्या है, तो मद्रास। क्या है इसका प्राचीन नाम? कभी पूछ लिया जाए तो क्या मिलेगा आपको? मद्रास। चलिए ये हो गया चेन्नई। चेन्नई के बाद यदि हम बात करें कि इसकी लोकेशन कहां मिलेगी आपको, मैप में हम उसके कहां फिल करेंगे, तो आपको देखो इधर वाले एरिया में आपको देखने को मिल जाएगा चेन्नई। ये रहा आपका चेन्नई। चलिए हम बात करेंगे कांचीपुरम की। किसकी बात करेंगे? कांचीपुरम की। तो कांचीपुरम किस लिए प्रसिद्ध था? शुरुआत से ही कांचीपुरम किस लिए फेमस रहा? तो कांचीपुरम सबसे पहले देखेंगे कि प्राचीन काल में पल्लव वंश की क्या हुआ करता था? राजधानी हुआ करता था। अच्छा, पल्लव वंश की राजधानी हुआ करता था। और किस लिए फेमस है? तो ये जाना जाता है बराह गुफा मंदिर के लिए। बराह गुफा मंदिर ये पढ़ के आए कि विष्णु भगवान जी की मूर्तियों का क्या किया गया? यहाँ पर अनावरण किया गया, बिठाया गया गुफाओं के अंदर, और ये आपको विष्णु भगवान से समर्पित है। तो बराह गुफा मंदिर भी आपको कहां देखने को मिलेंगे? कांचीपुरम में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम और देखेंगे तंजावुर। अच्छा, कांचीपुरम की यदि हम बात करें लोकेशन कहां ट्रेस करेंगे अपने इसको, तो इधर आपको देखने को मिल जाएगा क्या? कांचीपुरम। कांचीपुरम देखने को मिला। चलिए अब बात करेंगे हम तंजावुर की। तंजावुर को ही प्राचीन या पहले हम तंजौर कहते थे। क्या कहते थे? तंजौर कहा करते थे। तो तंजावुर की यदि हम बात करें तो यह पहले क्या था आपका? तो चोल वंश की राजधानी हुआ करता था। क्या हुआ करता था? चोल वंश की राजधानी हुआ करता था। अच्छा, चोल वंश की राजधानी हुआ करता था और इसलिए फेमस है, तो यहीं पर आपका सबसे प्रसिद्ध मंदिर बृहदेश्वर मंदिर। कौन सा? बृहदेश्वर मंदिर, जो राज प्रथम द्वारा क्या किया गया था? बनवाया गया था। राज प्रथम आपके चोल वंश का या चोल डायनेस्टी का सबसे अच्छा या सबसे प्रतापी शासक हुआ। कौन सा? राज प्रथम। इसे राजा राज प्रथम भी कहते हैं। ठीक है, तो बृहदेश्वर मंदिर कहां मिलेगा आपको देखने के लिए? तंजावुर में देखने को मिल जाएगा। अच्छा, तंजावुर कहां पड़ेगा? तो आपको इधर देखने को मिल जाएगा तंजावुर। तंजावुर। चलिए अब हम बात करेंगे मदुरई के बारे में। मदुरई यहाँ का सबसे प्रसिद्ध शहर हो जाता है। मदुरई आपका जाना जाता है धार्मिक स्थलों के लिए। किस लिए जाना जाता है? यह जाना जाता है आपके धार्मिक स्थलों के लिए जाना जाता है। अच्छा, धार्मिक स्थलों के लिए जाना जाता है, तो धार्मिक स्थलों में किस मामले में? क्योंकि देखिए मदुरई आपका भारत का पहला शहर था। मतलब अगर कभी भारत में अर्बनाइजेशन आया यानी शहरीकरण आया, तो सबसे पहला जो शहर बसाया गया था वो मदुरई को बसाया था। अंग्रेजों ने सबसे पहला शहर कौन सा बसाया? मदुरई को। तो इसे भारत का प्राचीन शहर भी कहते हैं अपन। साथ में इसे धार्मिक शहर के रूप में भी जाना जाता है। किसको जाना जाता है? मदुरई को। भारत का धार्मिक शहर, भारत का मंदिरों वाला शहर भी इसे ही कहते हैं। किसको कहेंगे? मदुरई को। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर छोटे से लेकर बड़े मंदिरों तक यदि हम बात करें तो 600 से 700 मंदिर है। कहां पर? मदुरई में। चलिए मदुरई की हम बात कर ले रहे हैं। मदुरई मदुरई है पहले प्राचीन काल में क्या हुआ करता था? तो पांड्य देश की या पांड्य वंश की राजधानी हुआ करता था। तो भारत का सबसे पुराना शहर, हम चर्चा कर रहे थे अभी कि देखिए भारत में अगर कभी कोई शहर बना, शुरुआत भी शहर बनने की, तो सबसे पहला जो शहर बनाया गया था वो कौन सा बनाया गया था? वो बनाया गया था मदुरई को बनाया गया था। चलिए हम बात करेंगे इसे क्या और क्या कहते हैं? तो इसे मंदिरों का शहर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मंदिरों का शहर। यहीं पर प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर भी है आपका। कहां मिल जाएगा? तो मदुरई में ही आपको देखने को मिलेगा जो सबसे प्रसिद्ध पार्वती माता जी का मंदिर है, मीनाक्षी मंदिर, वो भी कहां मिलेगा आपको? मदुरई में मिल जाएगा। मदुरई आपका किस किस लिए जाना जाता है? तो देखिए पांड्य वंश की राजधानी, सबसे पुराना शहर, मंदिरों का शहर भी इसे कहते हैं, और मीनाक्षी मंदिर भी यहाँ देखने को मिल जाता है। अच्छा, मदुरई पड़ेगा कहां पर? तो मदुरई आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, मदुरई।
तंजावुर यहाँ गलत लिख गया आपका, इधर पड़ेगा तंजावुर, तंजावुर मदुरई के ही पास में पड़ता है। चलिए अब हम बात करेंगे ऊटी के बारे में। ऊटी या इसी का एक नाम और मिलता है उड़क मंडलम। क्या नाम मिलता है हमें? उड़क मंडलम। उड़क मंडलम क्योंकि चूंकि अंग्रेजों ने हमें ऊटी नाम दिया, क्योंकि उन पे उड़क मंडलम कहना नहीं बनता था, उनसे कहा नहीं जाता था कि उड़क मंडलम क्या है, तो वो शॉर्ट में बोल देते थे ऊटी, है ना, बड़े बड़े नाम को वो छोटा कर देते, जैकी। चलिए आगे देखते हैं अपन ऊटी के बारे में चर्चा करते हैं। तो ऊटी यहाँ का दक्षिण भारत का एक प्रमुख पर्यटक स्थल है आपका। यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या किया गया, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुत ही सुंदर सुंदर तरीके से नीलगिरी की पर्वत पर, नीलगिरी पर्वत की एक पहाड़ी पर बहुत ही विस्तृत तरीके से पर्यटन स्थल विकसित किया गया। यहाँ पर आपके चाय के बागान देखने को मिलते हैं, छोटे छोटे यहाँ पर बंगले बनाए गए, लोग बाग छुट्टियां बिताने के लिए यहाँ पर जाते हैं और देखने में बड़ा ही मनोरम प्रतीत होता है। वो ऊटी आपका तो कहाँ देखने को मिलेगा आपका, तो यही है क्या वास्तव में, तो ये एक पर्यटक स्थल है जो नीलगिरी पर्वतमाला पर क्या है, स्थित है आपका। तो दक्षिण भारत का एक क्या है, एक स्थल हो जाता है पर्यटक स्थल। जो ऊटी कहाँ देखने को मिलेगा अपने को, ये मिल जाएगा अपने को तमिलनाडु में देखने को। अच्छा मिलेगा कहाँ पर, लोकेशन कहाँ मिलेगी, तो आप यहाँ देखोगे, यहाँ मिलेगा आपको क्या, उड़क मंडलम, उड़क मंडलम। अब उड़क मंडलम मतलब ऊटी। चलिए ये मिल गया अपने को देखने के लिए। और हम बात करेंगे कोयम्बटूर की, इसकी बात करेंगे कोयम्बटूर की। कोयम्बटूर किस लिए जाना जाता है, तो कोयम्बटूर प्रसिद्ध है आपका केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र के, किस लिए जाना जाता है, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र के लिए। किसे जाना, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान शोध संस्थान केंद्र कहां पर है आपका, तो कोयम्बटूर में। अच्छा यहाँ तो है, तो वही बताइए मेरे को कि अभी कुछ दिन हम पहले नारियल शोध संस्थान पढ़ के आए, नारियल शोध संस्थान, नारियल शोध संस्थान पढ़ के आए। आप लोगों को कमेंट करके बताना कि नारियल शोध संस्थान भारत के किस राज्य में स्थित है और किस शहर में स्थित है। ये तो हमने बता दिया कौन सा है कि कोयम्बटूर में केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र। नारियल अनुसंधान कहाँ है आप कमेंट करके मैं जरूर बताना। चलिए हम बात करते हैं कोयम्बटूर की, तो क्या है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, गन्ना अनुसंधान केंद्र। चलिए आगे बात करेंगे हम क्या, तो तिरुचिरापल्ली के बारे में। तिरुचिरापल्ली यहाँ का एक प्रसिद्ध शहर है जिसे उत्सवों की नगरी भी कहते हैं। मध्य भारत भारत के उत्सवों की नगरी हम तिरुचिरापल्ली को कहते हैं। इसका प्राचीन नाम हमें त्रिची देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, त्रिची देखने को मिल जाता है। यदि हम बात करें कि भाई बताइए जो तिरुचिरापल्ली आज हम बोलते हैं उसका प्राचीन नाम क्या था, तो त्रिची कहते थे, उसे क्या बोलते थे, त्रिची। अच्छा त्रिची पड़ेगा कहाँ पर, तो आप देखोगे यहाँ पर, इधर आपको देखने को मिलेगा तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली इधर आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए हम बात करेंगे और सेलम के बारे में। किसके बारे में, सेलम। तो सेलम कौन सी जगह है, सेलम किस लिए जाना जाता है, आपके तमिलनाडु का शहर सेलम प्रसिद्ध किस लिए, तो ये तमिलनाडु का प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है। औद्योगिक क्षेत्र में क्या होता है यहाँ पर, तो लोहा इस्पात इस्पात कारखाना। कौन सा है आपका, इस्पात कारखाना, प्रसिद्ध इस्पात कारखाना कहाँ पर है, सेलम में देखने को मिल जाएगा। सेलम कहाँ पड़ेगा भाई, तो कांची के नीचे पड़ता है यहाँ सेलम, सेलम। चलिए हम बात करेंगे रामेश्वरम। किसकी बात करेंगे, रामेश्वरम। रामेश्वरम आपके एक व्यक्ति के लिए जाना जाता है जो भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति रहे हैं आपके, जिनका नाम क्या था, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इनके लिए भी जाना जाता है। इनकी जन्मस्थली थी क्या थी, रामेश्वरम, यहीं पर इनका जन्म हुआ था रामेश्वरम में। और रामेश्वरम में एक चीज के लिए और जाना जाता है, यही वो जगह है जहां से भगवान श्री राम द्वारा लंका तक के लिए एक सेतु का निर्माण किया गया था, जिसे राम सेतु के नाम से भी जानते हैं। और वो भी कहां पड़ेगा आपका, रामेश्वरम में देखने को मिल जाएगा। देखिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म स्थल क्या है आपका, रामेश्वरम। हम बात करेंगे यहीं पर आपको एक मेमोरियल रॉक भी देखने को मिल जाएगा, जो आपका कौन सा, विवेकानंद रॉक मेमोरियल। हम बात करेंगे यहीं पर आपको एक क्षेत्र या एक जगह और मिलेगी, जिसका नाम है राम सेतु। कौन सा है, राम सेतु, प्रसिद्ध धार्मिक स्थल आपका राम सेतु, जो कहां पड़ेगा आपका, तमिलनाडु के नीचे वाले हिस्से में पड़ जाएगा आपका, जो आपके रामेश्वरम में पड़ता है। अच्छा हम बात करेंगे अब एक चीज के बारे में, इतना अपन ने देख लिया है। अब देखेंगे हम बात करेंगे आपके एक पोर्ट के बारे में। यहाँ पर आपको एक पोर्ट देखने को मिल जाएगा, पोर्ट नहीं, बंदरगाह देखने को मिल जाएगा, जो पोर्ट जो आपका कौन सा है आपका, तो आपका तुतीकोरिन। कौन सा है, तुतीकोरिन। अब एक चीज समझना, तमिलनाडु के दो प्रसिद्ध बंदरगाह, एक तुतीकोरिन, दूसरा आपका कौन सा, चेन्नई। चेन्नई जो यहाँ की क्या है, राजधानी भी, क्या है यहाँ की
राजधानी भी है और साथ में क्या है, बंदरगाह शहर भी। हम बात करेंगे दूसरा बंदरगाह कौन सा आपका, तूतीकोरिन। कौन सा है, तूतीकोरिन। अच्छा एक चीज और, यहाँ पर आपको एक जगह और देखने को मिल जाएगी। कौन सी जगह भाई, तो दक्षिण भारत की, सॉरी कौन सी आपकी, भारत का दक्षिण बिंदु। कौन सा, कन्याकुमारी। कौन सा मिल जाएगा, कन्याकुमारी आपको इस जगह पर देखने को मिल जाएगा। ये प्रमुख क्षेत्र, प्रमुख शहर, प्रमुख स्थल और प्रमुख पॉइंट जहां से आपके क्वेश्चन बन सकते थे, वो सारे के सारे हम इस वीडियो में देख चुके हैं। और तमिलनाडु से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे के सारे हम देख चुके हैं। अब एक चीज और समझना आप लोग, एक चीज और मैं आपको बता देता हूं कि आपका इधर से हम बात करेंगे तो इधर से आपका कौन सा आता है, इधर से आता है आपका कौन सा, तो यहां से आएगा आपका पश्चिमी घाट और इधर से आएगा कौन सा आपका पूर्वी घाट। दोनों घाट जहां एक जगह मिलते हैं, मतलब इस वाले एरिया में मिलेंगे, तो वहां पर आपके एक पर्वत का निर्माण करते हैं जिसका नाम है नीलगिरी पर्वत। कौन सा पर्वत, नीलगिरी पर्वत। तो ये क्वेश्चन और पूछा जाता है, बताइए कि आपके नीलगिरी पर्वत किन दो घाटों के या किन दो तटों के मिलन स्थल है या मिलन बिंदु है, तो आपका कौन सा, पश्चिमी और पूर्वी दोनों घाट जब मिलेंगे तो कहां मिलते हैं, वो नीलगिरी पर्वत में मिलते हैं। वो नीलगिरी पर्वत कहां पड़ेगा आपका, तमिलनाडु में। अच्छा यहाँ पर आपको एक पर्वत श्रेणी और देखने को मिल जाएगी। कौन सी आपकी, ये है आपकी कौन सी, तो ये आपकी अन्नामलाई। अन्नामलाई, कौन सी, अन्नामलाई की पहाड़ियां। अन्नामलाई की पहाड़ियां आपको देखने को मिल जाएगी। इधर आपको यहीं पर आपको एक पहाड़ियां और देखने को मिलेंगी जिसका नाम है कार्डिमम की पहाड़ियां। कार्डिमम की पहाड़ियां, यहीं पर इन्हीं को अपन बोलते हैं इलायची की पहाड़ियां। इलायची की पहाड़ियां, ठीक है, इन्हीं को अपन बोलते हैं कौन को, कार्डिमम की पहाड़ियों को। अच्छा इतना चीज अपन ने समझ लिया है, इतना अपन ने देख लिया। अच्छा रामेश्वरम कहां पड़ेगा, तो देखो इधर मिलेगा आपको रामेश्वरम। इधर है आपका कौन सा, रामेश्वरम। रामेश्वरम और आपका इधर ही जाता है आपका, तो इधर क्या मिलता है आपको, ये आपका राम सेतु। क्या मिलेगा, राम सेतु। और इधर आपका श्रीलंका मिल जाता है। इधर जब हम जाएंगे नीचे की तरफ तो क्या मिल जाएगा आपको देखने के लिए, श्रीलंका मिल जाएगा। राम सेतु और रामेश्वरम, ये इतनी चीजें अपन ने देख ली। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन जहां जहां से आपका बनता था वो हम सारी चीजें देख चुके हैं। अब देखिए यहाँ से कोई भी आपका क्वेश्चन नहीं आगे बाहर जा ही नहीं सकता। इतना अगर आप लोग पढ़ लोगे, नोट्स बना लोगे अच्छे से, तो इतने में ही आपका क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। और यहाँ से कहीं भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं चला जाएगा, क्योंकि देखिए हमने इतना सारा लिख चुके हैं, इतना सारा पढ़ चुके हैं, जो आपके एग्जाम में आए हुए पॉइंट थे वो सारे के सारे हम इसमें देख चुके हैं। अच्छा एक चीज और अपन देख लेते हैं, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि बताइए आपके जो तमिलनाडु क्षेत्र है कौन कौन से राज्य के साथ अपनी बाउंड्री बनाता है। तो सबसे पहले यदि हम बात करेंगे तो आप इधर देखोगे, आपको एक इधर मिलेगा कौन सा, तो इधर मिलेगा आपको आंध्र प्रदेश, एपी, आंध्र प्रदेश के साथ। अच्छा और किसके साथ, तो इधर आप देखोगे कर्नाटका या कर्नाटक राज्य। कौन सा लगेगा, कर्नाटक राज्य। अच्छा एक और लगता है आपको, इधर देखोगे तो कौन सा, केरल, केरल राज्य। तो ये प्रमुख 3 राज्यों के साथ क्या करता है, ये अपनी बाउंड्री साझा करता है या बाउंड्री को क्या करता है, टच करता है इन तो तीनों राज्यों के साथ। चलिए अब इसके आगे का आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं बन सकता है। जो भी आपको जैसा जिस तरीके से भी आपको नोट्स बनाना रहे, आप आराम से इससे नोट्स बना सकते हो, पढ़ सकते हो। और यदि आपको इस पूरे के पूरे वीडियो को, इस पूरे के पूरे आपके बोर्ड पे लिखे हुए प्रत्येक आपके नोट्स का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपके सारा का सारा पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल देता हूं, जो आपका एमजी क्लासेस करके मिल जाएगा। और इस पीडीएफ के लिए अगर आपका टेलीग्राम की जो लिंक रहेगी वो मैं इस वीडियो के क्या कर दूंगा, उसमें पिन कर दूंगा, और आप वहां से क्या कर सकते हो, ले सकते हो। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले राज्य में, अगले राज्य के साथ जो आपका आंध्र प्रदेश रहेगा। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।